Suppose I have a body like this. We are discussing work done by constant force. एक बॉडी मैं लेता हूं इस तरह से. सपोज इन जनरल इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और लेट्स से इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इसका s है. तो अभी हमने निकाला था W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R. So this delta R in this case is S. So I can write W equal to F dot S in general. इनके बीच का एंगल थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं W equal to F S cos थीटा. अब मैं इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं. व्हाट इज दिस S cos थीटा? इट इज दिस component. This is S cos theta. तो मैं इसको बोल सकता हूं displacement in the direction of force. So therefore work is force multiplied by displacement in the direction of force. मैं इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता था. मैं इस cos थीटा को F के साथ लगा देता और फिर ये हो जाता है F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S. फिर उस केस में मैं बोलता वर्क डन बाई द फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट टाइम्स द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैं F का भी कंपोनेंट ले सकता था. जैसे ये मैं लिखता F cos थीटा तो मैं बोलता F cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्प्लेसमेंट S. ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी मुझे वर्क मिल जाता है. सो फाइनली आई विल डिफाइन वर्क लाइक दिस. वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देता है कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा हो या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में जीरो हो तो इन दोनों ही केसेस में वर्क का वैल्यू जीरो होगा. नो वर्क इज डन ऑन ए बॉडी इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसमें दिया जाता है कि इफ यू लिफ्ट ए बॉडी तो उस केस में यू आर डूइंग वर्क. बट सपोज यू आर कीपिंग द लोड ऑन योर हेड और खड़े हो सिर्फ तो तुम एक फोर्स तो लगा रहे हो उस लोड को सपोर्ट करने के लिए बट तुम उस लोड को डिस्प्लेस नहीं कर रहे. सो इन दैट केस यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क इवन इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स. घंटों खड़े रहो फिर भी आप कोई वर्क नहीं करोगे बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. नाउ सपोज यू आर कैरिंग दैट लोड एंड यू आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. तो उस केस में आप लोड के ऊपर केवल एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है एंड यू आर नॉट एक्सर्टिंग एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द लोड क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा. सो देयर इज नो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. या हम यह भी बोल सकते हैं कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो वर्टिकल में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना होकर के हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए उसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो रहा है तो उस केस में आप वर्क नहीं करेंगे. सो इफ यू आर कैरिंग ए लोड और आप उसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसमें आप कोई वर्क नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स. लेकिन हम एज ए लेमैन हमें मालूम है कि हम एक लोड को अगर उठाए हुए हैं तो हमें वर्क करना पड़ रहा है. तो दैट इज नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स. दैट इज इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर कि हम उसको वर्क कर रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग वर्क. ऑल्दो आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं इट्स बिकॉज योर मसल्स आर नॉट परफेक्टली स्टेशनरी.
इवन इफ यू आर कैरिंग द लोड एंड यू आर स्टैटिक, आपके मसल्स का इंटरनल मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से आपको इंटरनली काफी वर्क करना होता है और उसकी वजह से आपको थकान फील होता है, नॉट बिकॉज यू आर कैरिंग द लोड, उसकी वजह से आप वर्क नहीं करते बल्कि आप इंटरनली वर्क करते हैं. सो वर्क विल बी डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब हम इसको और थोड़ा एनालाइज करते हैं, थीटा वैल्यूज को देखते हैं. देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन, केस ए, theta is a cube and one special case in this can be theta equal to 0. मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री से छोटा है. So in that case W will be Fs cos theta, and since cos theta is positive, थीटा क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है तो cos थीटा होगा पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव होगा. सो यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, विल इट इंक्रीज द स्पीड और विल इट डिक्रीज द स्पीड, तो आप बता सकते हो. क्योंकि वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होना चाहिए. क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे ही डिफाइन किया है कि वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाए. तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी का इंक्रीज होना चाहिए. अब फिजिकली भी यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं बॉडी को इधर फोर्स लगा करके पुल कर रहा हूं और उसका मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज ही होगी, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो उसको एक्सेलरेट करेगा. नाउ आई विल टेक सेकेंड केस वेयर थीटा इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, मींस यू आर अप्लाइंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से दिस इज एस, दिस इज एफ. ये जो एंगल है थीटा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. सो इन दिस केस इफ यू डिफाइन वर्क एफ एस cos theta will be negative and therefore this whole quantity will become negative. अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप कहोगे इसमें डिक्रीज होगा, बिकॉज वर्क डन इज नेगेटिव, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी नेगेटिव. इस केस में अगर फिजिकली इंटरप्रेट करें, फोर्स का एक कंपोनेंट ऑपोजिट टू मोशन है, एफ cos थीटा ऑपोजिट टू मोशन है, तो इस वजह से ये रिटार्ड होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी. तो फिजिकली भी हम इसको सेटिस्फाई करते चलते हैं. जो हमने डिफाइन किया है वो ऐसे बेसलेसली डिफाइन नहीं किया, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है. सो इफ यू अप्लाई ए फोर्स विच मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद डिस्प्लेसमेंट, इट विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी और वर्क क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव. और जो थर्ड केस होगा, केस सी, इसमें बॉडी के ऊपर फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं. इन दैट केस वर्क विल बी सिंपली 0. जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता सकता हूं, दैट इज ऑफ ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस केस में एक इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए. सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी कॉज बाई वेरियस फैक्टर्स. जैसे यहां पर ये टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ को है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका इस डायरेक्शन में ही है. इनके बीच में एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री. तो इस केस में स्पीड में चेंज नहीं होगा. और हमने अभी अभी कहा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो इसका मतलब इसके स्पीड में चेंज नहीं हो रहा होगा. सो दैट मीन्स दिस डेफिनेशन ऑफ वर्क और द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, इट रियली वर्क्स. क्योंकि यहां पर हमने गेस किया था कि अगर वर्क 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, और वो सिचुएशन यहां पे हम देख रहे हैं. बिकॉज दिस इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा. सो दीज आर द 3 बेसिक सिचुएशंस जिसमें
वर्क का साइन हमको डिसाइड करने की जरूरत हो सकती है। अंडर दिस थीटा इक्वल टू एक्यूट, मैंने आपको कहा कि देयर इज ए स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 0 जिसमें वर्क पॉजिटिव होगा, और उस केस में आप लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो तो सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू यूज W इक्वल टू Fs cos theta, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्सेस। व्हाट हैपेंस व्हेन ए वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी और द पाथ ऑफ द बॉडी इज नॉट स्ट्रेट, तो वैसे केस में हम किस तरह से वर्क कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सपोज I have a situation where the force is not constant, force is variable, and I want to find out work due to this variable force. मैं ये भी एज्यूम करता हूं कि ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, इट्स एन आर्बिट्ररी पाथ, कर्व्ड है, और सपोज किसी मोमेंट पर बॉडी यहां पे है और इस मोमेंट पर इसके ऊपर एक फोर्स जो लग रहा है वो F है, इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट इस मोमेंट पर इस डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू पाथ होगी हमेशा। सो लेट्स से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इट अंडरगोज हियर, लेट अस कॉल दिस ds, क्योंकि इसके बाद लगातार इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स ही ले सकता हूं। एंड देयरफॉर फर्स्ट आई विल हैव टू कैलकुलेट वर्क इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय F इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, और बाय डेफिनेशन हमने पहले इसको डिफाइन किया था, इसको क्या होना चाहिए, F डॉट ds, ऐसा होना चाहिए। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन F डॉट ds, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, मतलब इसका लिमिट्स कहां रखना होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल, और मुझे इसको अलोंग द पाथ इंटीग्रेट करना होगा। सो दिस आई विल राइट अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ। नाउ दिस इज कॉल्ड पाथ इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। सो वर्क इज बेसिकली पाथ इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। क्या हम फोर्स को किसी और तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो हम टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इफ यू इंटीग्रेट फोर्स ओवर टाइम F dt, तो ये आपको देता है इंपल्स, और ये इंपल्स होता है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। पर अगर आप फोर्स को पाथ के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपको देता है वर्क, और ये वर्क किसके इक्वल होता है, इट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बार बार आएगा और बार बार आपको इसको समझने की कोशिश करना है कि हमने वर्क को डिफाइन इस तरह से किया है कि ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो। सो दिस वर्क इज कॉल्ड पाथ इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। नाउ हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली? इन जनरल F is Fx I cap plus Fy j cap प्लस Fz k कैप, ऐसे हम फोर्स को लिख सकते हैं। और ds को कैसे लिखोगे? इट विल बी dx I कैप
प्लस dy कैप प्लस dz k कैप, and therefore w is इंटीग्रेशन f डॉट ds. इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो दिस गिव्स मी fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz. इनको सबको इंटीग्रेट करना होगा, x1 टू x2, y1 टू y2, z1 टू z2, and that gives you work. So this is general formula for calculation of work. W equal to integration fx dx plus fy dy plus fz dz from limits x1 y1 z1 to limits x2 y2 z2. अब इसमें डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है. इफ fx fy fz दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, तो आप इनको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं. बट इफ दे आर वेरिएबल टर्म्स, तो उस केस में आपको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना होगा. मैं इसको दो सिंपल एग्जांपल्स से आपको एलैबोरेट करता हूं. सपोज इट्स गिवन दैट ए फोर्स 2i plus 3j minus 4k acts on a body, and the body goes from point A 1, 2, 3 to point B -1, 2, -3, and the force is in newtons, और ये मेजरमेंट मीटर में है. You are required to find out work. Now first we have to decide कि हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा या नहीं करना होगा. क्या ये वर्क कांस्टेंट फोर्स का है या वेरिएबल फोर्स का है. तो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, दिस इज नॉट अ वेरिएबल फोर्स, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि इसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट कांस्टेंट है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ डॉट डीएस और डीआर इंटीग्रेशन, पर मुझे इसमें एफ को बाहर निकालने की छूट है क्योंकि एफ कांस्टेंट है. सो दिस इज एफ डॉट डीएस which will give me f dot s. So this is simply work done by a constant force. ये हमने पहले derive किया था, तो हम इसको यूज करेंगे. Now what is s? S is basically final position vector minus initial position vector. Final position vector क्या है? This is minus 1 I cap means minus I cap प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. ये फाइनल पोजीशन है. और इनिशियल पोजीशन क्या है? ये है. सो दिस माइनस, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, 1i मींस i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2j प्लस 3k. तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? माइनस i. सो दिस इज माइनस 2i, 2j माइनस 2j, तो ये 0 हो जाएगा. माइनस 3k माइनस 3k, सो दिस विल बी माइनस 6k. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. और अब इसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है. देयरफॉर W कितना हो जाएगा? F डॉट S. तो इसका x कंपोनेंट 2, इसका -2, so this will be -4. A डॉट बी का आपको डेफिनेशन याद होगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ. यहां पर y कंपोनेंट 3 है, पर यहां कोई y कंपोनेंट नहीं है, तो 3 इंटू 0, तो वो तो 0 हो जाएगा. जो थर्ड है दैट इज -4 मल्टीप्लाइड बाई -6, तो वो प्लस 24 हो जाएगा. प्लस 24. सो दिस गिव्स मी 20.
और न्यूटन को मीटर से अगर मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलता है जूल. दिस इज ए न्यू यूनिट. This we have been using for the first time. So unit of work is joule, which is basically Newton meter. So work done इस केस में कितना हो गया? 20 joule हो गया. So this was basically a case of constant force. अगर इसकी जगह पे मुझे कुछ और लिखा होता, let's say मुझे फोर्स दिया होता 2x i कैप प्लस 3y j कैप माइनस लेट्स से 4 k कैप, ऐसा लिखा होता. फिर सपोज इसी डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे वर्क निकालने को कहा जाता, तो मैं क्या करता? अब इस केस में दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, तो मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा. सो नाउ आई विल राइट इंटीग्रेशन f डॉट ds. ds is dxi plus dyj plus dzk. तो मुझे पता है इसको कैसे लिखना है. इसको हम लिखेंगे fx dx plus fy dy plus fz dz x1 to x2 y1 to y2 z1 to z2. तो fx is 2x dx. कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 1 से -1. इनिशियल इज 1, फाइनल इज -1. So this is 1 to -1 प्लस fy कितना है? It's 3y. So मैं इसको लिखूंगा दिस इज 3y dy. इंटीग्रेशन इसको कहां से कहां करना है? 2 to 2. 2 to 2. और z कंपोनेंट दिस इज ओनली 4, तो प्लस 4 dz. इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करें? 3 to -3. सो दिस इज 3 to -3. तो अब हम इंटीग्रेशन यूज करें. ये 2 to 2 है तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल लिमिट सेम है. ये हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर. सो इसमें लिमिट हम 1 to -1 पुट करेंगे और इसका दिस इज 4z. सो 4 टाइम्स z. 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. dz का इंटीग्रेशन z. तो इसमें z का लिमिट हमको रखना है 3 to -3. सो दिस विल बी 1 - 1 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे वो भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हो गया 0 प्लस 4 इंटू पहले अपर लिमिट पुट किया -3 माइनस लोअर लिमिट पुट करो -3, तो ये -3 -6 हो गया. सो दिस इज -24 जूल. तो दिस इज हाउ यू डील विद वेरिएबल फोर्सेस. इसमें हमको इंटीग्रेशन करना होता है. एक सिंपल सिचुएशन हो सकता है जिसमें आपको केवल x डायरेक्शन में ही दिया हुआ हो, मोशन हो रहा है, तो उस केस में y और z कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो ये दूसरा और तीसरा टर्म नहीं होगा. फिर उस केस में आपको w को सिंपली fx dx इंटीग्रेशन लिखना होगा, विच इज ए सिंप्लीफिकेशन, विच इज ए स्पेशल केस जिसमें बॉडी केवल x में मूव कर रहा हो, y और z में मोशन बिल्कुल नहीं हो रहा हो. तो फिर वेरिएबल फोर्स के लिए आप y और z कंपोनेंट्स को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ओनली x कंपोनेंट यूज करोगे. w इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx होगा. लेट मी टेक ए स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल. सपोज a body is initially at origin 0, 0. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये xy प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है. पहले ये बॉडी यहां से यहां तक जाता है. ये कोऑर्डिनेट इसका है a, 0 और फिर ये यहां से यहां जाता है.
let us call this point A and let us call this point B, और इसका कोऑर्डिनेट है A, A, और ये दिया हुआ है कि फोर्स F ये x स्क्वायर y I कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, ऐसा फोर्स है। नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। हमें यह फाइंड करना है 0 से A जाने में वर्क कितना होगा W1, और A से B जाने में वर्क कितना होगा W2। तो ये W1 और W2 फाइंड करना है। नाउ विल यूज द सेम formula which we derived for variable forces, W equal to F dot ds। पहले W1 निकालते हैं हम। W1 के केस में देखो, ये पाथ x एक्सिस के पैरेलल है। सो फॉर दिस पाथ ds को मैं सिंपली लिख सकता हूं dx I कैप, क्योंकि केवल x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और इस पूरे पाथ में ऑन द पाथ 1 y का वैल्यू कितना है? 0 है। y का वैल्यू इसके ऊपर 0 है। अब मैं अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन को यहां पे कंबाइन करूं तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई dx इंटीग्रेशन प्लस एक्स वाई dy इंटीग्रेशन, पर यहां पे dy तो है ही नहीं, ये 0 है, क्योंकि ds केवल dx I कैप है, तो ये सेकेंड टर्म इसमें नहीं आएगा। नाउ मोर ओवर दिस y इज ऑल्सो 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। दैट मीन्स W1 इज 0। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कई बार हमको पाथ का इंफॉर्मेशन भी यूज करने की जरूरत होती है। जैसे यहां पे पाथ के अकॉर्डिंग ही हमने कहा कि dy 0 है और इस पूरे पाथ पर y का वैल्यू भी 0 है, तो हमने वो इंफॉर्मेशन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया, तो हमें W1 इक्वल टू आ गया 0। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट W2? इस पाथ के ऊपर देखो तो इसमें dx 0 है, x में कोई चेंज नहीं है, ये केवल y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। सो हियर ds विल बी dy j कैप, ds इज dy j कैप। तो अगर अब मैं इसको यहां पे यूज करूं, फोर्स है F डॉट ds, तो केवल ये वाला कंपोनेंट आएगा। देयरफॉर W2 विल बी xy dy। अब मुझे इसमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y या जैसे भी हो, क्योंकि मुझे x को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना नहीं आता। तो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑन दिस एंटायर पाथ वैल्यू ऑफ x इज a, तो मैं ये इंफॉर्मेशन अब वहां पे यूज करूंगा। सो ऑन पाथ 2 x इज a एवरीवेयर एंड देयरफॉर W2 इज ay dy। x की जगह पे हमने लिख दिया a, और y को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? y का वैल्यू 0 से a चेंज हो रहा है, सो y इक्वल टू 0 टू a। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और इसको हम 0 टू a इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस विल गिव मी W2 इक्वल टू a, ये अगर 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, a पुट करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो दिस विल बी a क्यूब बाई 2। सो सेकेंड स्टेप में हमको वर्क करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में हमने कोई वर्क नहीं किया। W1 इज इक्वल टू 0।
अगर मुझसे यह कहा जाता कि इस पाथ के ऊपर वर्क निकालो, लेट अस कॉल दिस W3, तो ये पाथ क्या है? दिस पाथ इज x इक्वल टू y पाथ, क्योंकि 0 0 से a तक हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x। तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा और इस पाथ के ऊपर अगर W3 कैलकुलेट करना है तो इस पाथ के ऊपर ds में दोनों ही होगा, dxi प्लस dyj, क्योंकि इसमें x और y दोनों चेंज हो रहा है। तो इसको अगर तुम यहां पे यूज करो तो W3 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस xy dy, और इनको इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 टू a, और y भी कहां से कहां तक होगा? 0 टू a। अब अगेन मैं y को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मुझे y को सब्स्टिट्यूट करना होगा, और वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ पाथ यूज करूंगा। हियर इट्स वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू x, तो मैं y की जगह पे भी x लिख दूंगा, और यहां पे y को इंटीग्रेट करना मुझे आता है, x को इंटीग्रेट करना नहीं आता y के रेस्पेक्ट में, तो x को y के टर्म्स में लिखना होगा, तो दिस विल बी y। सो बेसिकली ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब dx, इंटीग्रेशन इज x पावर 4 बाई 4, और यहां पे ये बन गया y इंटू वाई स्क्वायर dy, सो दिस विल बी y क्यूब बाई 3। सो ये 0 टू a, और ये यहां से दिस इज 0 टू a, तो दिस विल बी a पावर 4 बाई 4, एंड दिस विल बी a क्यूब बाई 3, a पावर 4 बाई 4 प्लस a क्यूब बाई 3, तो दिस विल बी द वर्क। तो ऐसे हम वर्क के अंदर पाथ के इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। जहां पर भी हमें x और y को इंटर रिलेट करना होगा, वहां पर हमको पाथ का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सपोज मुझे फोर्स इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, मुझे ग्राफिकली फोर्स दिया हुआ है और मुझे वर्क निकालना है। सपोज मुझे ग्राफिकली कैलकुलेट करना है वर्क। लेट्स से फोर्स का वेरिएशन मुझे x के साथ दिया हुआ है, suppose something like this. Let's say this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, and let's say this is 8 Newton, and this is also suppose 8 Newton, और हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क we have W equal to fx dx, like this। क्योंकि केवल x में मोशन हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पे fx लिखा है। फोर्स हमें दिया हुआ है, वेरिएशन इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया, सो दिस इज एरिया अंडर fx graph। So in order to find work, we have to find area under fx graph. Now, is there any difference between this and this area? एक एरिया x एक्सिस के ऊपर है और एक एरिया x एक्सिस के नीचे है, तो यहां पे फोर्स पॉजिटिव है और यहां पे फोर्स नेगेटिव है। इसका मतलब इधर वर्क पॉजिटिव होगा और इधर वर्क नेगेटिव होगा। तो x एक्सिस के ऊपर के एरिया को आपको लेना है पॉजिटिव, और नीचे के एरिया को हमें लेना है नेगेटिव, और इसके बाद आपको प्रॉपर साइन के साथ एरिया को ऐड करके वर्क निकालना है। फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड
find work between x equal to 0 and x equal to, let's say, 4 meter. Let's say this is in meter and this one is in Newton. तो मुझे 0 से 4 मीटर के बीच में वर्क निकालना है. फिर मुझे निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8 मीटर. अब पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मैं केवल ये एरिया निकालूंगा एंड दिस एरिया विल बी पॉजिटिव. सो यहां पे वर्क पॉजिटिव होगा. सो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट 8. सो दिस विल बी 16 जूल. और कैसा वर्क है? ये पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है. सो आंसर फॉर दिस विल बी प्लस 16 जूल. और अब मैं इस वर्क को भी इंक्लूड करूंगा तो मुझे सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा. ना दिस एरिया इज नेगेटिव. ये आइदर आप इसको ट्रेपीजियम के जैसा निकाल लो या एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के जैसा निकाल लो. इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का हाफ इंटू 2 इंटू 8. सो दिस इज 8. ये केवल इस ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाला. और इस रेक्टेंगल का 2 इंटू 8. सो दिस इज 16. तो टोटल एरिया इसका हो जाएगा 16 प्लस 8 एंड दैट इज 24. नाउ व्हाट अबाउट द साइन ऑफ दिस एरिया? मैंने आपको कहा कि इसका साइन हमको लिखना होगा नेगेटिव क्योंकि ये फोर्स नेगेटिव है. सो दिस इज -24. तो ओवरऑल वर्क कितना होगा? 16 पॉजिटिव और 24 नेगेटिव. सो दैट मीन्स टोटल वर्क इज 16 minus 24 एंड दिस इज -8 जूल. तो इसका मतलब है आपको वर्क कैलकुलेट करते समय एरिया का साइन भी प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा. नाउ सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं. इट्स गिवन दैट मास ऑफ द बॉडी लेट्स से इज 2 kg and initial speed is 8 meter per second. You have to find final speed after it has moved through 8 meter. इसके बाद इसकी स्पीड कितनी होगी ये फाइंड करना है. तो मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा which says that work done is equal to change in kinetic energy. Now total work कितना है? It's -8 joule. So therefore I will write -8. Final kinetic energy, suppose final speed v है, v. So final kinetic energy will be half mv square. And what is initial kinetic energy? This is -half mu square. और u हमको दिया हुआ है, this is u. 8 मीटर पर सेकेंड is u. तो यहां से हम लिख सकते हैं -8, m का वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये 2 और m कैंसल हो जाएगा क्योंकि m का वैल्यू 2 है. ये 2 और m ये भी कैंसल हो जाएगा. सो दिस विल बी सिंपली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज 64. तो अब आप v स्क्वायर लिख सकते हैं. कितना हो जाएगा? -64 इधर कर दो. सो दिस विल बी इक्वल टू 56. सो v विल बी 2√14 मीटर पर सेकेंड. तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां पे यूज करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें वर्क निकालना आना चाहिए. हमने वर्क निकालने का अलग अलग केसेस देखा. फर्स्ट इट वाज कांस्टेंट फोर्स,
देन इट वाज वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए आप सिंपली एफएस कॉस थीटा यूज करते हैं। वेरिएबल फोर्सेस के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। आपको पाथ स्पेसिफाई किया हुआ हो सकता है, जिसके ऊपर आपको पाथ का इक्वेशन भी इंक्लूड करने की जरूरत हो सकती है टू फाइंड वर्क। और जो फाइनल केस हमने यहां पे देखा, यहां पर हमें ग्राफ के ऊपर फोर्स का वेरिएशन दिया हुआ है और उसमें हम वर्क निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। एंड देन द प्रॉब्लम में बी एक्सटेंडेड। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने की जरूरत हो सकती है इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल वेलोसिटी।